तो सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जो दशकों से एक देश की सुरक्षा की पूरी कहानी लिख रहा हो, कभी परछाइयों में रहकर तो कभी एकदम सुर्खियों में। आज हम भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले इंसान अजीत डोभाल की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। चाणक्य का खिताब ये अक्सर एक ही व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दशकों तक देश की सुरक्षा नीति को एक नया आकार दिया है, अजीत डोभाल। और हाँ, चाणक्य की ही तरह जो अपनी रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते थे, डोभाल ने भी अपनी बुद्धि और चालाकी से भारत के दुश्मनों को कई बार मात दी है। उनके असर को ठीक से समझने के लिए हम उनके करियर को 6 अलग अलग हिस्सों में देखेंगे। मतलब एक असाधारण शुरुआत से लेकर सीक्रेट ऑपरेशंस के मास्टर बनने तक, फिर भारत के टॉप क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उनकी भूमिका, राजनीतिक दांवपेच, सत्ता में उनकी जबरदस्त वापसी और आखिर में उनके कंट्रोवर्शियल डोभाल सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। डोभाल की कहानी भी एक युवा पुलिस अधिकारी के तौर पर शुरू होती है, जिसने यह साबित कर दिया कि सबसे ताकतवर हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि दिमाग होता है। डोभाल का जो उदय था, उसकी रफ्तार वो कमाल की थी। जैसे 1972 में केरल के सांप्रदायिक दंगों को ही ले लीजिए। फोर्स का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने सीधे कम्युनिटी लीडर्स से बात की। इस अप्रोच ने न सिर्फ एक हफ्ते में दंगे खत्म कर दिए, बल्कि दिल्ली में बैठे टॉप लेवल के लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खींच लिया। केरल में जो हुआ वो तो बस एक टेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी, जब डोभाल को भारत के कुछ सबसे खतरनाक और मुश्किल विद्रोहों से निपटने के लिए भेजा गया। मिजोरम में डोभाल ने विद्रोहियों से सीधी लड़ाई नहीं की, बल्कि एक अलग ही खेल खेला। उन्होंने विद्रोह को अंदर से ही खोखला कर दिया। सोचकर देखिए, वो विद्रोही कमांडरों से दोस्ती कर रहे थे, उन्हें अपने घर डिनर पर बुला रहे थे और उनकी पत्नी तक को उनकी असली पहचान नहीं पता थी। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और इसका असर कितना गहरा था। आंदोलन के नेता लाल डेंगा ने खुद ये बात मानी। इस अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर छीन लिए, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ये एक तरह से हार मानने जैसा था, जो डोभाल की रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद डोभाल का ध्यान गया सिक्किम पर। उस समय सिक्किम एक आजाद राज्य हुआ करता था। डोभाल ने वहां के राजनीतिक समीकरणों को कुछ इस तरह बदला कि एक जनमत संग्रह हुआ और 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट कर दिया। मतलब बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया था। जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे दांव भी ऊंचे होते गए। डोभाल अब सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो भारत के टॉप क्राइसिस मैनेजर बन गए थे। वो इंसान जिसे तब बुलाया जाता था जब देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर याद है, जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। डोभाल ने अपनी जान जोखिम में डाली, एक रिक्शा चालक का भेष बनाया और एक आईएसआई एजेंट होने का नाटक करते हुए मंदिर के अंदर घुस गए। उन्होंने इतनी जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की कि बिना किसी बड़े नुकसान के वो ऑपरेशन सफल हो गया। फिर एक दशक बाद देश एक और बड़े संकट में था। कंधार में एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें लगभग 180 लोग बंधक थे। और एक बार फिर देश की नजरें अजीत डोभाल पर थी, जो आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के लिए सबसे आगे खड़े थे। एक जासूस की जिंदगी हमेशा परछाई में नहीं रहती। जैसे जैसे डोभाल का प्रभाव बढ़ा, वो सत्ता के गलियारों में भी एक बड़े खिलाड़ी बन गए, जिससे उन्हें नए दोस्त मिले तो नए दुश्मन भी। 90 के दशक के आखिर में जब बीजेपी की सरकार थी, डोभाल को सरकार का काफी करीबी माना जाता था। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो पासा पलट गया। खबरों के मुताबिक उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और उनका कार्यकाल भी कम कर दिया गया। ये राजनीतिक वफादारी का खेल उनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये समझना भी जरूरी है कि डोभाल के काम सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस तक ही सीमित नहीं थे, वो पॉलिटिकल चेस भी खेल रहे थे। जैसे कि कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी को बनाने में कथित तौर पर उनकी भूमिका थी। इस तरह के कदमों ने कांग्रेस पार्टी को शायद और भी नाराज कर दिया। 2005 में रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को लगा कि डोभाल का करियर अब खत्म हो गया है, पर वो लोग गलत थे। लेकिन डोभाल हार मानने वालों में से नहीं थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की योजना बना रहे थे। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह एक बहुत ही डेयरिंग प्लान था, जिसे खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने ही नाकाम कर दिया। इस घटना के बारे में रिपोर्ट किया गया ये कोट उस पल की इंटेंसिटी और एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाने की उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। डोभाल ने अपनी वापसी की कहानी बड़ी ही चतुराई से लिखी। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक बनाया, जो बहुत जल्द सरकार के आलोचकों और भविष्य के नेताओं का एक अड्डा बन गया। और जब 2014 में सरकार बदली तो डोभाल सत्ता के केंद्र में वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए के तौर पर सत्ता में वापस आने पर डोभाल ने भारत के लिए एक नई और ज्यादा आक्रामक सुरक्षा नीति लागू की। लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा है। एनएसए बनने के बाद उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने डोभाल डॉक्ट्रिन पेश किया। इसका सीधा सा मतलब था, अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, अगर भारत पर हमला होता है तो भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां इसी सिद्धांत का सीधा नतीजा हैं। जब कोई इतना शक्तिशाली होता है तो उसका परिवार भी जांच के दायरे में आ जाता है। डोभाल के बेटों पर भी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे। हालांकि उनके एक बेटे ने मानहानि का केस जीता, लेकिन इन विवादों ने उनकी विरासत पर एक छाया तो डाली ही है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अजीत डोभाल को कैसे याद रखा जाए। क्या वो एक देशभक्त थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया,
या फिर वो सत्ता के एक ऐसे चतुर खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हर नियम को मोड़ा। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हमेशा देश को पहले रखा, लेकिन अपने तरीके से।